1498 में इंडिया के कोस्ट पर कुछ अजीब से जहाज दिखाई देते हैं। ये लोग टूरिस्ट बन के नहीं आए थे, ये लोग सीधा ट्रेड सिस्टम को चेंज करने आए थे और कुछ ही सालों में हिंद महासागर का पूरा बैलेंस बदलने वाला था। और इस कहानी के सेंटर में था एक नाम, वास्को डी गामा। इस कहानी को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने ये सफर की शुरुआत की। वास्को डी गामा का जन्म लगभग 1460 से 1469 के बीच में माना जाता है। एग्जैक्ट साल पर हिस्टोरियंस में थोड़ा डिफरेंस है। उनका जन्म पोर्टुगल के एक छोटे से कोस्टल टाउन साइंस में हुआ था। उस वक्त पोर्टुगल एक राइजिंग मैरीटाइम पावर था, मतलब अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा था। इसलिए उनका एनवायरनमेंट बचपन से ही समुंदर और नेविगेशन से जुड़ा हुआ था। वे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पिता का नाम एस्टेवाओ डी गामा था। वो भी पोर्टुगीज क्राउन के लिए काम करते थे और साइंस के गवर्नर थे। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंडिया तक पहुंचने का मिशन पहले उनके फादर को दिया गया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई और बाद में ये जिम्मेदारी वास्को डी गामा को मिली। इसका मतलब ये था कि वास्को डी गामा कोई रैंडम सेलर नहीं थे, वो ऑलरेडी रॉयल नेटवर्क का हिस्सा थे। उनकी माँ का नाम इजाबेल सॉड्रे था। उनका परिवार एजुकेटेड और पॉलिटिकली कनेक्टेड था। उनकी एग्जैक्ट फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ज्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स और नेविगेशन का बेसिक ट्रेनिंग लिया था। एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज जरूर था, क्योंकि उस टाइम नेविगेशन स्टार्स से होती थी। मैरीटाइम टेक्निक्स और सी रूट्स का ट्रेनिंग लिया था। उस वक्त के एक्सप्लोरर्स को कंपास, एस्ट्रोलैब और स्टार पोजीशनिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने एवोरा में एजुकेशन ली हो, जो उस टाइम पोर्टुगल का इंटेलेक्चुअल सेंटर था। इंडिया जाने से पहले वास्को डी गामा ने पोर्टुगीज नेवी के लिए काम किया था। उन्होंने कुछ मिशंस में फ्रेंच शिप्स को कैप्चर करने का भी काम किया। यहाँ से उनकी रेपुटेशन बनी कि वो डिसिप्लिन्ड और स्ट्रॉन्ग लीडर है। इसी वजह से उन्हें एक्सपीडिशन का कमान दिया गया। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। वास्को डी गामा ने इंडिया डिस्कवर नहीं किया था। इंडिया पहले से वर्ल्ड ट्रेड का मेजर हब था। मलाबार कोस्ट के मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सब अरब ट्रेडर्स के थ्रू मिडिल ईस्ट जाते थे, वहां से वेनिस और फिर यूरोप। यूरोप के लोग इन मसालों के लिए पागल थे, क्योंकि उस टाइम रेफ्रिजरेशन नहीं था। मसाले लग्जरी भी थे, मेडिसिन भी और पावर। प्रॉब्लम क्या थी? यूरोप को डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। वे अरब और वेनेटियन ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट रहते थे। पोर्टुगल ने डिसाइड किया, हम डायरेक्ट रास्ता ढूंढेंगे। 1488 में बार्टोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप क्रॉस कर दिया। अब बस किसी को पूरा रूट कंप्लीट करना था और यहां एंट्री होती है वास्को डी गामा की। 4 जहाज लिस्बन से निकलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग अफ्रीका के कोस्ट के साथ साथ नहीं चले। इन्होंने डीप अटलांटिक रूट लिया, क्योंकि उन्हें हवा के पैटर्न्स का नॉलेज था। लेकिन ये गैम्बल था। महीने बीत गए, तूफान आए, खाना खराब हो गया, यहाँ तक कि उनका पानी भी गंदा हो गया। और फिर स्टार्ट हुई स्कर्वी। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि विटामिन सी की कमी से होता था। 9 सैनिकों के मसूड़ों से खून निकलने लगा, दांत गिरने लगे, लोग कमजोर हो गए, कुछ लोग रास्ते में ही मर गए, उन्हें समुंदर में ही दफन कर दिया गया। ये कोई हीरोइक एडवेंचर मूवी नहीं थी, ये स्ट्रगल था। फिर भी जहाजों ने केप ऑफ गुड होप क्रॉस कर लिया और यही मोमेंट था जहां से गेम चेंज होने लगा। ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट्स पर उनका पहला सीरियस एनकाउंटर हुआ। मुंबासा में फ्रेंडली माहौल नहीं था, शक था, दूरियां थी और तो और पोर्टुगीज अजनबी थे और लोग उन्हें आसानी से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर वो मालिंडी पहुंचे। यहाँ कहानी थोड़ी बदल गई। मालिंडी के रूलर ने उन्हें सपोर्ट दिया और यहीं उन्हें मिला एक एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर जो मॉनसून विंड्स का एक्सपर्ट था। उस समय इंडियन ओशन को क्रॉस करना सिर्फ हिम्मत का काम नहीं था, साइंस का काम था। मॉनसून हवाओं का साइकिल समझना जरूरी था। कब चलती हैं, किस डायरेक्शन में चलती हैं, कितने देर तक चलती हैं। बिना इस नॉलेज के इंडियन ओशन में निकलना मतलब अंधेरे में तैरना था और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट बना जहां से इंडिया तक का सफर मुमकिन बना। फाइनली ये लोग कैलीकट पहुंच गए।
जिसे आज हम कोहिकोडे के नाम से जानते हैं। मिशन कंप्लीट। यूरोप का डायरेक्ट सी रूट इंडिया तक एस्टैब्लिश हो चुका था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कैलीकट कोई छोटा पोर्ट नहीं था, वो ऑलरेडी एक रिच ट्रेड सेंटर था। अरब, इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडर्स सारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव थे और सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा था। वास्को दी गामा ने लोकल रूलर जमोरिन से मुलाकात की। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन ऑनेस्टली वो गिफ्ट्स कैलीकट के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे। अरब ट्रेडर्स ने तुरंत समझ लिया कि ये आने वाले समय पे ये पोर्टुगीज फ्यूचर में प्रॉब्लम बनने वाले हैं, इसलिए इनकी नेगोशिएशन भी कुछ खास नहीं होती है और ना ही इनके बीच में ट्रस्ट बनता है। लेकिन एक चीज जो हो चुका था वो था सी रूट प्रूव, और ये ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। जब वास्को दी गामा पोर्टुगल वापस गए, उन्हें हीरो की तरह वेलकम मिला। लिस्बन के पोर्ट्स पर उनका शानदार स्वागत किया गया। प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि सबको समझ आ गया कि इंडिया का रास्ता सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं था, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। लेकिन यहीं से उनका माइंडसेट चेंज होता है। अब पोर्टुगल को सिर्फ ट्रेड नहीं चाहिए था, उन्हें बीच में खड़े अरब और दूसरे ट्रेडर्स को बाईपास करना था। 1502 में वास्को दी गामा फिर इंडिया की तरफ निकले। ये एक्सपीडिशन फ्रेंडली नहीं था। इस बार शिप्स पर हैवी कैनन लगे हुए थे, फ्लीट बहुत पावरफुल थी और इंटेंट भी बहुत एग्रेसिव था। समंदर में उन्हें जितने मर्चेंट शिप्स मिले सबको रोके गए, प्रेशर बनाया गया और कुछ जगह नेवल क्लैशेस भी हुए। इंडियन ओशन, जो पहले एक ओपन कमर्शियल स्पेस था जहां बहुत सारी सिविलाइजेशन साथ में ट्रेड करती थी, अब धीरे धीरे मिलिटराइज होने लगा। कोस्टल पोर्ट्स पर पोर्टुगीज के फोर्ट्स बनने लग गए। अब ये सिर्फ मसालों का बिजनेस नहीं था, ये पावर प्रोजेक्शन था। और इसी फेज से एशिया में यूरोपियन इंटरवेंशन सीरियस और सिस्टमेटिक फॉर्म में शुरू हुआ। 1524 में वे फिर भारत आते हैं, लेकिन इस बार वे वाइसरॉय के रूप में आते हैं। इस बार उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है और वे कोचिन पहुंचने के कुछ समय बाद बीमार पड़ जाते हैं। फाइनली दिसंबर 1524 में उनकी डेथ हो जाती है। पहले उन्हें इंडिया में ही दफन किया जाता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनके रिमेन्स पोर्टुगल ले जाए जाते हैं। आज वो लिस्बन के जेरोनिमोस मॉनेस्ट्री में रेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या वास्को दी गामा हीरो थे या कॉलोनियल एक्सपेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट? शायद जवाब इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने इंडिया को डिस्कवर जरूर किया था, लेकिन इंडिया पहले से ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, उन्होंने सिस्टम जरूर चेंज कर दिया था। उन्होंने यूरोप और एशिया के बीच में डायरेक्ट सी रूट बनाया था, और जब वो कनेक्शन बना तो सिर्फ मसाले या स्पाइसेस ये सारी चीजें नहीं चली, कंपटीशन चली, कॉन्फ्लिक्ट चला, कैनन चले और फिर शुरू हुई एम्पायर बिल्डिंग। 4 जहाज, एक रिस्की डिसीजन, एक लंबी और खतरनाक जर्नी, और उस एक डिसीजन ने दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया। समुंदर अब रुकावट नहीं था, वो एम्पायर का हाईवे बन चुका था। हिस्ट्री कभी सिर्फ सफर की कहानी नहीं होती, वो सफर के असर की कहानी होती है।